इसके बाद हम देखते हैं साझेदारी के दोष। साझेदारी का पहला दोष है अस्तित्व अनिश्चित। साझेदारी का अस्तित्व सीमित एवं अनिश्चित होता है। किसी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, पागल या दिवालिया हो जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अस्तित्व की अनिश्चितता का प्रमुख कारण साझेदार एवं साझेदारी का पृथक अस्तित्व का न होना है। दूसरा, हित का हस्तांतरण कठिन। साझेदारी में हित का हस्तांतरण कठिन है क्योंकि हित के हस्तांतरण के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। बिना साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। तीसरा दोष, विघटन के बाद भी दायित्व। साझेदारी के विघटन के बाद भी साझेदार फर्म के दायित्वों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चौथा, सीमित पूंजी। साझेदारों की संख्या सीमित होती है, अतः सीमित मात्रा में पूंजी का संचय होता है। इससे बड़े पैमाने पर कार्य या व्यवसाय करना संभव नहीं होता है। पांचवा, साख की सीमितता। साझेदारों की सीमित संख्या एवं सीमित पूंजी के कारण सीमित साख सुविधा भी सीमित हो जाती है। नंबर 6, अपव्यय। अपव्यय अधिक होता है क्योंकि साझेदार यह समझता है कि व्यय की राशि सभी साझेदारों में बंट जाएगी, कोई अकेला इसको वहन नहीं करेगा। यह मनोवृत्ति अपव्यय को जन्म देती है। अपव्यय अर्थात अनावश्यक व्यय या अनावश्यक खर्च। 7वां, लाभ के लिए कम प्रेरणा। एकाकी व्यापार के समान लाभ के लिए प्रेरणा कम मिलती है। लाभ का बंटवारा साझेदारी में हो जाता है, अतः एकाकी व्यवसाय के समान कठिन परिश्रम एवं लगन से कार्य नहीं करता है क्योंकि लाभ का बंटवारा साझेदारी में समस्त साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार हो जाता है। नंबर 8वां दोष है कार्य में विलंब। सभी साझेदारों की सहमति से निर्णय लिया जाता है, जिससे निर्णय लेने में विलंब या देर होता है, जिसके कारण कार्य की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः कार्य के संपादन में विलंब होता है। नंबर 9, मतभेद। साझेदारी में व्यक्तिगत स्वार्थ एवं व्यावसायिक कारणों से वाद विवाद व संघर्ष होने की संभावना अधिक रहती है, इससे साझेदारी व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 10वां दोष है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व साझेदारी फर्म का सबसे बड़ा दोष है। साझेदार द्वारा प्रयुक्त पूंजी के अतिरिक्त उसकी निजी पूंजी का प्रयोग भी साझेदारी के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है, अतः संपन्न व्यक्ति साझेदारी में पड़ना नहीं चाहता है। साझेदारी का सबसे बड़ा दोष है असीमित उत्तरदायित्व। अगर कोई साझेदार ऋण ले रखा है तो ऐसी स्थिति में उसके पूंजी के अतिरिक्त उसकी निजी संपत्ति या निजी पूंजी का भी प्रयोग साझेदारी के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। 11वां है संचालन में सीमितता। साझेदारी व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदारों का अधिकार होता है, अतः संचालन में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, जिसके कारण संचालन में शिथिलता आती है। उत्तरदायित्व के अतिरिक्त सभी साझेदार कुशल संचालक नहीं होते हैं। नंबर 12वां दोष है जनता का कम विश्वास। साझेदारी फर्म के प्रति जनता का कम विश्वास होता है क्योंकि इस व्यावसायिक संगठन के अनेक स्वामी होते हैं तथा सभी अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। तो ये थे साझेदारी के दोष या इसके बाद देखेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है, उद्देश्य के अनुसार, समय के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। उद्देश्य के अनुसार साझेदारी है ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। समय के अनुसार है निश्चित समय के लिए साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। प्रकृति के अनुसार है साधारण साझेदारी और सीमित साझेदारी। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रत्येक साझेदार का मतलब क्या होता है। पहला है ऐच्छिक साझेदारी। भारत में ऐच्छिक साझेदारी का प्रचलन अधिक है। यदि साझेदारी करार या अनुबंध में साझेदारी की अवधि के संबंध में कोई उल्लेख न हो तब उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। दूसरा है विशेष साझेदारी। किसी कार्य विशेष के संपादन के लिए गठित साझेदारी को विशेष साझेदारी कहते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के बाद विशेष साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।
तीसरा, निश्चित अवधि के लिए साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी में साझेदारों की अवधि निश्चित होती है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष आदि। चौथा है अनिश्चितकालीन साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी में कोई समय निश्चित नहीं होता है। साझेदारी उस समय तक चलती रहती है जब तक साझेदार विघटन या समापन के लिए सहमत न हो या कोई वैधानिक संकट उपस्थित न हो जाए। पांचवा है साधारण साझेदारी। साधारण साझेदारी सामान्य होती है। इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसका नियमन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है। छठवा है सीमित साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी में कुछ साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होता है। दायित्व सीमित होने के आशय दायित्व की अधिकतम राशि साझेदारों द्वारा निवेशित की गई राशि से होता है। तो इस प्रकार इस साझेदारी की प्रकार हुए, कुल 6 प्रकार। इसके बाद देखते हैं अवैध साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो साझेदारी अधिनियम 1932 की शर्तों के तहत निर्मित न की गई हो, उसे अवैध साझेदारी कहा जाता है। निम्नांकित स्थिति में साझेदारी अवैध मानी जाती है। पहला, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 20 से अधिक या बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक हो जाने पर। दूसरा, साझेदारी के निर्माण का उद्देश्य अवैधानिक हो जाए। तीसरा, राष्ट्र विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर दे। चौथा, न्यायालय आदेश के तहत फर्म समाप्त हो गई हो फिर भी व्यवसाय संचालन जारी रहा हो। पांचवा, साझेदारी अधिनियम के विपरीत कार्य किया जा रहा हो। छठवा, एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो गए हों। सातवां, विदेशी एवं शत्रु राष्ट्र की कोई फर्म जिसे शत्रु घोषित कर दिया गया हो। नंबर 8, निश्चित अवधि समाप्त होने पर भी साझेदारी का व्यवसाय चल रहा हो। नंबर 9, साझेदारी का उद्देश्य अनैतिक कार्य करना हो। और नंबर 10, जब साझेदारी में अयोग्य व्यक्ति जैसे पागल, मूर्ख, अवयस्क आदि मिलकर कार्य कर रहे हों। तो इन स्थितियों में फर्म जो है वो अवैध मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे साझेदारों के प्रकार। पहला है दायित्व की दृष्टि से साझेदार। दायित्व की दृष्टि से साझेदार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य साझेदार और दूसरा होता है सीमित साझेदार। सामान्य साझेदार, जो साझेदार साझेदारी के संपूर्ण कार्यों में भाग लेता है उसे सामान्य साझेदार या सक्रिय साझेदार कहा जाता है। इस प्रकार के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात ऐसे साझेदारों का जो दायित्व होता है उसकी निजी संपत्ति से भी उसके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान होता है। इनके कार्यों से अन्य साझेदार भी आबद्ध होते हैं। उसके बाद अगला है सीमित साझेदार। सीमित दायित्व वाले साझेदारों को सीमित साझेदार कहा जाता है। यह दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के बराबर होता है। यदि कोई साझेदार 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगाया है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो दायित्व है वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के बराबर ही होगी। इस प्रकार के साझेदार को कहते हैं सीमित साझेदार। ऐसे साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाई गई है उसके पूंजी के बराबर उनके दायित्व के भुगतान का दायित्व होता है, उसे हम कहते हैं सीमित साझेदार। दूसरा प्रकार है व्यापार संचालन की दृष्टि से साझेदार। व्यापार संचालन की दृष्टि से साझेदार में पहला है सक्रिय साझेदार। ऐसा साझेदार जो व्यापार संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, व्यवसाय का प्रबंधकीय कार्य देखता है, अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को अवगत कराता है तथा जिसका उत्तरदायित्व असीमित होता है, सक्रिय साझेदार कहलाता है। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार वे साझेदार होते हैं जो व्यापार में पूंजी लगाते हैं किंतु प्रबंधन एवं संचालन में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें निष्क्रिय या सुसुप्त साझेदार कहते हैं। ये साझेदार अपने तथा अपने साथी साझेदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है नाम मात्र के
साझेदार। ये साझेदार निष्क्रिय होते हैं तथा फर्म में कोई भी पूंजी नहीं लगाते हैं एवं फर्म को अपना नाम प्रयोग करने देते हैं। इनका दायित्व तो असीमित होता है, किंतु लाभ में से इन्हें कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। उसे नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। चौथा है केवल लाभ में साझेदार। ऐसे साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाते हैं तथा अन्य साझेदारों की सहमति से इन्हें फर्म के लाभ में साझेदार बनाया जाता है, इन्हें केवल लाभ में साझेदार कहा जाता है। इन्हें व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। वह अन्य पक्षों के प्रति सामान्य साझेदारों की तरह उत्तरदायी होता है। पांचवा है गत्यारोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। जब कोई साझेदार ऐसा आचरण करता है या प्रदर्शन करता है या किसी अन्य को ऐसा करने देता है, तब उसे गत्यारोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। यदि अन्य पक्षकार उसके व्यवहार के कारण ऋण प्रदान करता है, तब वह ऋण के भुगतान के लिए अन्य साझेदारों के साथ उत्तरदायी माना जाएगा। प्रदर्शन द्वारा साझेदार गत्यारोध साझेदार से क्या आशय है? यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है कि अन्य लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, जबकि वस्तु स्थिति में ऐसी नहीं होती है। यह आचरण या प्रदर्शन मौखिक या लिखित हो सकता है तथा वह उसी के द्वारा या उसके समक्ष अन्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन या गत्यारोध द्वारा साझेदार कहा जाता है। तो गत्यारोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा आचरण या व्यवहार करता है कि लोगों को विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी साझेदारी फर्म में कार्य करता है, जबकि वास्तव में ऐसा वो कार्य उस फर्म में नहीं करता। तो इस प्रकार का जो आचरण या प्रदर्शन करता है उसे हम कहते हैं गत्यारोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। उसके बाद है अन्य दृष्टि से साझेदार, उप साझेदार। यदि कोई साझेदार किसी अन्य व्यक्ति से अपने लाभ को बांटने का करार या अनुबंध कर लेता है, तब उस व्यक्ति को उप साझेदार कहा जाता है। चूंकि वह वैधानिक रूप से साझेदार नहीं होता है, अतः अन्य साझेदारों के समान उसे साझेदारी व्यवसाय में अधिकार नहीं होता है। दूसरा है आगंता साझेदार। जो साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो उसको आगंता या नवागंतुक साझेदार कहते हैं। यह फर्म में आने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नए साझेदार को अनुबंध के अनुसार निर्धारित पूंजी के अतिरिक्त ख्याति की राशि भी फर्म को देनी पड़ती है। तीसरा है निर्गामी साझेदार। जब कोई साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से या स्वेच्छा से फर्म को छोड़कर चला जाता है और शेष साझेदार फर्म को चलाते रहते हैं, तो जाने वाला व्यक्ति साझेदार निर्गामी साझेदार कहलाता है। ऐसे साझेदार को भावी दायित्वों से मुक्त होने के लिए अपनी निवृत्ति के संबंध में सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए। निवृत्ति का मतलब होता है अवकाश ग्रहण। चौथा है गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार वे होते हैं जो फर्म के व्यवसाय में भाग तो लेते हैं, किंतु जनता से फर्म तथा इस साझेदार के संबंध को गुप्त या छुपा कर रखते हैं। जब जनता को इस संबंध में या इस संबंध के बारे में ज्ञात हो जाता है, तब ऐसा साझेदार अन्य साझेदारों की तरह फर्म के सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। पांचवा अवयस्क साझेदार। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तथा कोर्ट ऑफ वार्ड्स अधिनियम के अनुसार जब किसी का संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो उसकी उम्र 21 वर्ष से कम होने पर वह अवयस्क कहलाता है। फर्म में अवयस्कों को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, किंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार समस्त साझेदारों की अनुमति से उसे साझेदारी फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है। तब ऐसे साझेदार को अवयस्क साझेदार कहते हैं। उसके बाद है
फर्म में साझेदार कौन हो सकता है? साझेदारी का जन्म संविदा या अनुबंध से होता है, अतः वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो। साझेदार होने के लिए निम्न बातों का होना जरूरी है। पहला, वयस्क होना। वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो तथा यदि अवयस्क अवस्था में कोर्ट ऑफ वार्ड की देखभाल में 21 वर्ष का हो। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो अर्थात पागल या जन्म से मूर्ख या असामान्य मस्तिष्क वाला न हो। विधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वस्थ मस्तिष्क वाला माना जाता है। तीसरा, संविदा के अयोग्य घोषित ना हो। उसे संविदा या अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अपराधी, अन्य देश का ऐसा निवासी जिसके देश से भारत का अच्छा संबंध ना हो। कुछ उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्ति जैसे राजदूत आदि। तो इस प्रकार से फर्म में साझेदार हो सकता है। पहला, वयस्क होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। तीसरा, संविदा के अयोग्य घोषित ना हो।